हेलो फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर अवधेश यादव आप सबको अपने इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ओड जॉन कीट्स के द्वारा जो लिखा गया है ओड ऑन एग्रेशन अर्न लेकर के आया हूं। कल के वीडियो में मैंने जॉन कीट्स के लाइफ और वर्क्स के बारे में 100 एमसीक्यूज डाला था। फ्रेंड्स, अगर आप नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और आपको वीडियो मिल जाएगा, उसको ज़रूर देखिएगा। आपका कोई भी क्वेश्चन टीजीटी पीजीटी के एग्जाम में उससे बाहर नहीं आएगा। और फ्रेंड्स, ये जो इम्पोर्टेंट ओड है, ओड ऑन एग्रेशन अर्न, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ओड है और इससे भी टीजीटी पीजीटी में क्वेश्चंस जरूर आएगा। और जो जीआईसी प्रवक्ता मेंस देने जा रहे हैं तो क्रिटिकल अप्रिसिएशन भी इस पोम से आ सकता है। तो फ्रेंड्स, आइए इस पोम को, इस ओड को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं, पब्लिकेशन कब हुआ था इसका। तो रिटन इन मे 1819, फर्स्ट पब्लिश्ड एनोनिमसली इन जनवरी 1920 इन एनल्स ऑफ द फाइन आर्ट्स मैगजीन। तो ये 1819 में फ्रेंड्स लिखा गया था और 1820 में ये एनल्स ऑफ द फाइन आर्ट्स मैगजीन में पब्लिश हुआ था, ये ध्यान रखिएगा पॉइंट। और बाद में ये लैमिया इजाबेला, द ईव ऑफ सेंट एग्नेस एंड अदर पोएम्स 1820 में शामिल किया गया। और इंस्पिरेशन क्या थी फ्रेंड्स, जैसे कि ग्रेशन अर्न, ग्रेशन मीन्स एंशियंट ग्रीस, अर्न मीन्स कलश, अर्थात कीट्स की इंस्पिरेशन क्या थी इस ओड को लिखने की। तो एक्चुअली में कीट्स खुद कभी ग्रीस नहीं गए थे, तो उनकी जो इंस्पिरेशन थी वो एक्चुअली में बहुत सारे सोर्सेस थे लंदन में, वहीं से उनको इंस्पिरेशन मिली। और जो पहला सोर्स माना जाता है द एल्जिन मार्बल्स का, 1817 में कीट्स ने एल्जिन मार्बल्स देखा, जो कि ग्रीक स्कल्पचर्स, कहाँ से देखा, पार्थेनॉन का, ब्रिटिश म्यूजियम में। तो वो बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुए उसको देख करके, उसके टाइमलेस ब्यूटी को देख करके। और उनके फ्रेंड पेंटर बेंजामिन हेडन ने उनको वहाँ लेकर के गए थे, जो कि एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि द एल्जिन मार्बल्स जो है, जो ब्रिटिश म्यूजियम में रखा गया था, वो पहली इंस्पिरेशन थी इनकी। और दूसरा इनग्रेविंग्स एंड वेसेस, और वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हुई जो इनग्रेविंग्स थी, जो कलाकृतियाँ थी, जो ग्रीक वेसेस बुक्स में, जो कि हेनरी मोजेस के अ कलेक्शन ऑफ एंटीक वेसेस एंड लेम्प्रियर्स क्लासिकल डिक्शनरी में उनको देखने को मिला। तो no single urn matches the description. Keats combined different scenes from different vases to create an ideal imaginary urn in his mind. तो कोई सिंगल अर्न उनके डिस्क्रिप्शन को मैच नहीं करता है। एक्चुअली में कीट्स ने डिफरेंट सीन्स जो है, डिफरेंट वेसेस का एक आइडियल क्रिएट किया अपने इमेजिनरी माइंड का फ्रेंड्स सहारा लेकर के। और जो थर्ड सोर्स मानी जाती है द सोसिबियोस वेस, तो बहुत सारे स्कॉलर्स बिलीव करते हैं कि जो टाउनली वेस और ससिबोस वेस जो था, वो डायरेक्ट मॉडल्स थे सेक्रीफाइस और म्यूजिक सीन्स जो उन्होंने इस ओड में फ्रेंड्स दिखाया है। और डी मतलब फोर्थ सोर्स जो माना जाता है कि कीट्स वाज ट्रबल्ड बाय टाइम डेथ, क्योंकि उनके भाई की अभी अभी फिलहाल मौत हो चुकी थी। और तो जो डेथ क्या होती है, मौत क्या होती है, उससे बहुत ज़्यादा परेशान थे। जो लाइफ जो है मॉर्टल लाइफ है, तो ये जो अर्न है, ये जो कलश है, एक सिंबल बन गया कि जो आर्ट है वो परमानेंस रहता है, लेकिन जो ह्यूमन जो है, वो मॉर्टल ह्यूमन बींग्स हैं, वो सारे एक दिन सबको ख़त्म हो जाना है। तो ये उनका जो सर्च थी, खोज थी एक ट्रुथ की। तो ये एक कारण बनता है फ्रेंड्स इस ओड को लिखने का। अगर पोएम की हम फॉर्म की बात करें तो ये एक पिंडरिक ओड है, 5 स्टेंजास का, ईच 10 लाइन्स का। मीटर जो है इयम्बिक पेंटामीटर है। और राइम स्कीम की बात करें तो ए बी सी डी ई डी सी ई है। कीट्स के द्वारा ये वो किया गया था, इन्वेंटेड बाय कीट्स। इट इज एक फ्रेजिज, इसका मतलब है कि जो डिस्क्रिप्शन ऑफ विजुअल वर्क ऑफ आर्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स। क्रिटिकल व्यूज की अगर हम बात करें तो टीएस इलियट ने कॉल कहा है इसकी एंडिंग को सीरियस ब्लेमिश कहा है, अर्थात पॉजिटिव उनका मान रुख नहीं था इस ओड के प्रति। क्लिंथ बुक्स ने डिफेंड किया और इसे ड्रामेटिकली परफेक्ट बताया है।
तो इन जनरल क्रिटिक्स प्रेज करते हैं इसको जो मोस्ट परफेक्ट एग्जाम्पल कीट्स की जो थ्योरी ऑफ नेगेटिव कैपेबिलिटी और आर्ट वर्सेस लाइफ थीम का। तो एक वीडियो मेरा फ्रेंड्स नेगेटिव कैपेबिलिटी के ऊपर भी है, इसको भी आपको ज़रूर देखना चाहिए। द पोम विथ इजी मीनिंग्स, मतलब पोम के बगल में मैंने इजी मीनिंग्स भी दिया हुआ है जिससे आपको ये पोम समझ में फ्रेंड्स समझ में आएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। स्टैंजा फर्स्ट। Thou still unravished bride of quietness, thou faster child of silence and slow time, sylvan historian, who canst thus express a flowery tale more sweetly than our rhyme. What leaf-fringed legend haunts about thy shape? Of deities mortals are both in the temp are the days of Arcady. What men are gods are these, what maidens loth girls। तो इस तरह से ये फ्रेंड्स लाइन से आइए, लाइन वन बाय वन लाइन को हम एक्सप्लेन करते हैं। तो ये संबोधित करते हैं, दाउ स्टिल अनरेविस्ड ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस। तो अर्ण को क्या संबोधित कर रहे हैं कि जो अर्ण है, ये जो कलश है, अनरेविस्ड है, अनटच्ड है, अर्थात टाइम का कोई प्रभाव इस पे नहीं पड़ रहा है, अर्थात फिजिकल डीके का कोई असर नहीं हो रहा है अर्ण पे। एंड ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस, एकदम ये शांत और स्थिर है। दाउ फास्टर चाइल्ड ऑफ साइलेंस एंड स्लो टाइम, अर्थात एकदम से शांत ये जो अर्ण है, जो कलश है, और स्लो टाइम जिसपे समय का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। दैट्स वाई वो क्या है, एक इमोर्टल स्टेटस ले चुका है। जो कि ह्यूमन बीइंग्स हैं वो क्या है, धीरे धीरे समय का प्रभाव उन पे पड़ता है और वो डेथ की तरफ, डिस्ट्रक्शन की तरफ जाते हैं। लेकिन सिल्वन हिस्टोरियन हु कांस्ट दस एक्सप्रेस, सिल्वन मीन्स आ फॉरेस्ट, जो फॉरेस्ट में जो हिस्टोरियन, जो हिस्टोरी टेलर हैं, जो कहानियां बताते हैं फॉरेस्ट की, हु कांस्ट दस एक्सप्रेस, वो भी नहीं एक्सप्रेस कर सकते हैं अ फ्लावरी टेल मोर स्वीटली देन आर राइम, मतलब वो भी एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं इस खूबसूरत कहानी को मोर स्वीटली, इतनी खूबसूरत तरीके से, देन आर राइम, मतलब हमारी जो पोम है, जो कविता है, जो ओड है, इसमें जिस खूबसूरती से ये प्रकट हो सकता है फॉरेस्ट, नेचर, फ्लावर, वो कोई जंगल में रहने वाला हिस्टोरियन उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके अंदर वो कला नहीं होता है। जो हिस्टोरियन जो होता है उसके अंदर पोएट का हार्ट नहीं होता है, इमेजिनेशन नहीं होता है। वाट लीफ फ्रिंज्ड लीजेंड, लीफ फ्रिंज्ड मीन्स बॉर्डर्ड विथ लीव्स। अब ये बात कर रहा है कि जो चित्र उसमें बने हुए हैं उस अर्न में, उसको वो अब ये हम देख रहे हैं कैसे उसको डिस्क्राइब कर रहा है जॉन कीट्स कि व्हाट लीफ फ्रिंज्ड लीजेंड हॉर्न्स अबाउट दाय शेप, मतलब कि जो पत्तियां जो चारों तरफ उकेरी हुई हैं, लीजेंड स्टोरी मतलब कौन सी कहानी, हॉन्ट मतलब इसमें मौजूद है, अबाउट दाय शेप तुम्हारे इस रूप के बारे में, जो शेप तुम्हारा है। ऑफ डेटीज आर मॉर्टल्स, मतलब ना तो कोई देवी देवता और ना कोई मनुष्य या कोई मिल करके भी। इन टेम्प आर द डेल्स, अर्थात जो वैली है, घाटी है आर्केडिया का, या टेम्प जो भी जगहें हैं कहीं भी। व्हाट मेन आर गॉड्स आर दीज, अर्थात ये कैसे आदमी हैं, कैसे देवता हैं। व्हाट मेडन्स लॉथ गर्ल्स, और ये शाय गर्ल्स, ये कौन सी शर्मीली जो लड़कियां हैं इसमें नजर आ रही हैं जिसके बारे में कुछ भी स्पष्ट नहीं कहा जा सकता है। व्हाट मैड परस्यूट, वो क्या चीज के पीछे जा रही हैं। व्हाट स्ट्रगल टू एस्केप, और किस संघर्ष से वो बचने की कोशिश कर रही हैं। वाइल्ड एक्सटेसी, और किस आनंद में वो मालूम पड़ रही हैं। तो पहले स्टैंजा में फ्रेंड्स हम देखते हैं कि ये जो कलश पे उभरी हुई आकृति है उसको जो है जॉन कीट्स कितनी खूबसूरती से एक्सप्रेस करते हैं। स्टैंडर्ड टू में हम आते हैं, हर्ड मेलोडीज आर स्वीट बट दोज अनहर्ड आर स्वीटर, देयर फोर ये सॉफ्ट पाइप्स प्ले ऑन,
not to the sensual ear but more endeared, pipe to the spirit deities of no tone, fair youth beneath the trees, thou canst not leave thy song, nor even can those trees be bare. Bold lover, never, never canst thou kiss, though winning near the goal, yet do not grieve. She cannot fade, though thou hast not thy bliss. Forever will thou love and she be fair. जो दूसरा स्टैंजा फ्रेंड से बहुत ही फेमस है, हार्ड मेलोडीज आर स्वीट, अर्थात जो म्यूजिक हम अपने कानों से सुनते हैं वो तो स्वीट होता है, मधुर होता है, बट दोज अनहर्ड आर स्वीटर, अर्थात जो हमारे कानों से नहीं सुनाई पड़ता है, जो इमेजिन या कल्पना करके जो हम सुनते हैं, जो कल्पना के सोर्स से जो म्यूजिक हमको सुनाई पड़ता है, वो ज़्यादा स्वीटर होता है, ज़्यादा खूबसूरत होता है, ऐसा कीट्स एक्सप्रेस कर रहे हैं। देयरफॉर ये सॉफ्ट पाइप प्ले ऑन, और जो म्यूजिक है, जो पाइप है, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट उस चित्र में उभरे हुए हैं, वो हमेशा उस म्यूजिक को प्ले करते रहेंगे। नॉट टू द सेंसुअल ईयर, अर्थात जो कलाकृत म्यूजिक की बनी है वो फिजिकल ईयर उसको सुन नहीं सकते हैं, बट मोर एंडेयर्ड, लेकिन वो फिर भी ज़्यादा खूबसूरत वो म्यूजिक है। पाइप टू द स्पिरिट डिटीज ऑफ नो टोन, मतलब जो जो म्यूजिक है, जो सॉन्ग है, जो उसमें उकेरा गया है, वो एक्चुअली में क्या है, उसमें टोन भले सुनाई नहीं पड़ रही है, लेकिन फिर भी वो ज़्यादा खूबसूरत है। तो इसका फ्रेंड्स हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि जो म्यूजिक चित्र में उभर कर के आ रहा है, भले हम उसे सुन नहीं सकते हैं, लेकिन अगर हम उसे कल्पना करें तो जो वास्तव में जो हम कान से सुनते हैं, हम उससे ज़्यादा गहरे में जा सकते हैं, क्योंकि जो हम चीज़ सुन लेते हैं उसको एक हम डिफिनीशन में ला देते हैं, उसको हम जान जाते हैं, जो सुन नहीं पाते हैं, कल्पना करते हैं, वो हमारे हमेशा दिमाग में, माइंड में बस जाता है और हमेशा उसको हमारी जानने की इच्छा बनी रहती है। फेयर यूथ बीनीथ द ट्रीज, एक खूबसूरत जो यूथ है वो पेड़ के नीचे बैठा है। दाउ कांस्ट नॉट लीव दाई सॉन्ग, तो वो जो बैठा है अपने गीत को नहीं गाना बंद कर सकता है। नॉर इवन कैन दोज ट्रीज बी बेयर विदाउट लीव्स, अर्थात वो जो पेड़ हैं, जो उनमें जो पत्तियां हैं, उनमें की पत्तियां कभी गिरेंगे नहीं, मतलब जो नेचुरल ट्रीज होते हैं, पत्तियां हैं, फिर पत्तियां गिरती हैं, लेकिन उस चित्र में जो उकरे हुए जो पेड़ हैं, जो पत्तियां हैं, वो कभी मुरझाएंगी नहीं और ये गीत कभी नहीं बंद होगा। और जो यूथ है, जो फेयर है, वो हमेशा फेयर ही बना रहेगा। जैसे ओड टू ए नाइटिंगेल में ये बात करते हैं कि सेप्टर ग्रे और यूथ पेल हो जाता है, पर यहाँ जो चित्र में जो यूथ बना हुआ है वो कभी पेल नहीं होगा, बूढ़ा नहीं होगा, क्योंकि वो क्या है, एक आर्ट का पार्ट हो गया है, एक कविता का पार्ट हो गया है, इसलिए वो एक इमॉर्टल स्टेटस को पा चुका है। बोल्ड लवर नेवर नेवर काइंस दाउ किस, वाह कितनी खूबसूरत लाइन है। मतलब जो लवर है अपनी प्रेमिका को कभी किस नहीं कर सकता है, क्योंकि उस चित्र में वो किस करने की कोशिश कर रहा है पर उसकी प्रेमिका के पास वो पहुंच नहीं पा रहा है। अर्थात फ्रेंड्स क्या होता है रियल लाइफ में, आप किसी को एक बार पा जाते हैं तो क्या होता है, फिर वो इच्छा खत्म हो जाती है, इच्छा मिट जाती है। किसी को आप जान जाते हैं तो जानने की इच्छा मिट जाती है, लेकिन आप जान नहीं पाते हैं और जानने की कोशिश में आप पूरी जिंदगी बिता सकते हैं, पर वो जानने की कोशिश कभी फिर मिटती नहीं है। तो वैसे ही जो लवर है अपनी प्रेमिका से प्रेम नहीं कर सकता है, इसलिए उसका प्रेम कभी मर भी नहीं सकता है, क्योंकि जिसको जिसको प्रेम मिल जाता है वैसे उसी दिन वो प्रेम खत्म हो जाता है। तो कीट्स के जो फैनी ब्रांड से जो प्रेम था, जो मोहब्बत थी, उसे वो कभी पा नहीं पाता, और शायद इसीलिए उसकी जो मोहब्बत है वो कभी खत्म नहीं होती, कभी मिटती नहीं है। तो जो बोल्ड लवर है वो कभी अपने प्रेमिका को किस नहीं कर सकता, प्यार नहीं कर सकता, इस वजह से उसका प्यार कभी मिटेगा ही नहीं। दो विनिंग नियर द गोल येट डू नॉट ग्रीव, मतलब एकदम पास में है कि प्रेमिका बस उसको मिल ही जाएगी, पर वो मिल नहीं पाती उस चित्र में, क्योंकि वो किस करने की कोशिश कर रहा है और चित्र में दिखाया गया है कि वो किस नहीं कर पा रहा है।
तो ये उसकी कोशिश हमेशा जारी रहेगी और कभी वो किस नहीं कर पाएगा, कभी अपनी प्रेमिका के पास नहीं जा पाएगा। इसलिए प्रेमिका के पास जाने की उसकी इच्छा कभी नहीं मिटेगी और वो जो पैशन है वो हमेशा उसमें बना रहेगा। तो इसलिए वो कभी दुखी भी नहीं होगा, क्योंकि कोई चीज जिंदगी में मिल जाती है उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है फ्रेंड। शी कैन नॉट फेड दो दाउ हैज नॉट दाई ब्लिस। तो उसकी जो सुंदरता है वो भी कभी नहीं खत्म होगी। और दो दाउ हैज नॉट दाई ब्लिस, और भले ही तुम्हें तुम्हारी हैप्पीनेस नहीं मिल पाई है, फॉर एवर विल दाउ लव, फिर भी तुम हमेशा प्रेम करते रहोगे। एंड सी बी फेयर, वो हमेशा सुंदर और खूबसूरत रहेगी। तो फ्रेंड्स, इसको हम समझ सकते हैं कीट्स का जो हाई सेंसुअसनेस है, कितना गहराई है, कितना डेप्थ है, कि प्रेम वो मिट जाता है जो मिल जाता है, जो प्रेम कभी नहीं मिलता वो अमर हो जाता है। तो ये जो 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 कलाकृति है, ये जो कलश पे जो चित्र उभरा है, वो ये दिखाना चाहते हैं कि एक्चुअली में जहाँ पे मिलन नहीं है, जहाँ पे कोशिश हो रही है मिलने की, लेकिन आप मिल नहीं पा रहे हैं, तो आप कभी कंक्लूजन पे नहीं आ सकते हैं, आप निष्कर्ष पे नहीं आ सकते हैं कि आपका प्रेम कैसा है, क्योंकि प्रेम तो मिला ही नहीं। तो निगेटिव कैपेबिलिटी यही तो है ना, कि जहाँ आप कभी निष्कर्ष पे नहीं आते हैं, आप अनसर्टेनिटी में, डाउट में रहते हैं, हमेशा आप क्या है, कोई कोई फैक्ट्स के पीछे नहीं जाते हैं, कोई आप कंक्लूजन के पीछे नहीं जाते हैं। नेक्स्ट स्टैंजा में हम आते हैं। Ah, happy, happy boughs that cannot shed your leaves nor ever bid the spring adieu, and happy melodist unwearied, forever piping songs forever new. More happy love, more happy, happy love, forever warm and still to be enjoyed, forever panting and forever young, all breathing human passion, far above that leaves a heart high sorrowful and cloyed, a burning forehead and a parching tongue। थर्ड स्टेंजा की तरफ हम फ्रेंड्स आते हैं। हैप्पी हैप्पी बाउज, ये जो ब्रांचेज हैं, ये जो टहनियां हैं, जो कलश पे जो दिखाई पड़ रही हैं, ये कितनी हैप्पी मालूम पड़ रही हैं। दैट कैन नॉट शेड, क्योंकि वो कभी, उनकी जो पत्तियां हैं कभी उससे अलग नहीं होंगी। योर लीव्स, वो पत्तियां, नॉर एवर बीट द स्प्रिंग अड्यू, और जो स्प्रिंग है, ये जो बसंत है, ये भी कभी खत्म नहीं होगा। एंड हैप्पी मेलोडिस्ट अनवियरीड, और ये जो सॉन्ग है, जो म्यूजिक उत्पन्न हो रहा है, अनवियरीड, मतलब ये कभी थकेगा नहीं, कभी मिटेगा नहीं। फॉर एवर पाइपिंग सॉन्ग्स, ये जो सॉन्ग है हमेशा उत्पन्न होता रहेगा नया, ऐसे ही। मोर हैप्पी लव, और ये प्रेम और हैप्पीनेस को पाता रहेगा। मोर हैप्पी हैप्पी लव, बहुत ही हैप्पीनेस की जो सोर्स है वो बढ़ती रहेगी। फॉर एवर वार्म स्टिल टू बी इंजॉयड, और इसको और गहराई में और डेप्थ में वो आप उसको एंजॉय करते रहेंगे। फार एवर पेंटिंग एंड फार एवर यंग, मतलब आपकी जो सांसें हैं वो हमेशा फास्ट, हमेशा तेज चलती रहेंगी, क्योंकि आप एक जोश में हैं, एक उत्सुकता में हैं, एक पैशन में हैं, प्यार को पाने की, प्यार को जानने की। तो प्यार की जो तड़प है वो हमेशा मौजूद रहेगी, और आप हमेशा यंग रहोगे, कभी आप बूढ़े नहीं होगे। ऑल ब्रीदिंग ह्यूमन पैशन फॉर अबव, और जो भी मनुष्य हैं वो क्या करते हैं, दैट लीव्स हार्ट हाई सारोफुल एंड क्लाइड। तो जो ह्यूमंस हैं, जो मनुष्य हैं, उनकी जो डिजायर है एक दिन क्या होती है, वो खत्म हो जाती है, पैशन मिट जाती है, सारोफुल हो जाते हैं, दुख को प्राप्त होते हैं, एंड क्लॉयड, और क्या, बोर हो जाते हैं। अर्थात क्या होता है फ्रेंड्स, आप किसी से प्रेम करते हैं, अगर आपको कह दिया जाए बस 24 घंटे इस इंसान को बस आपको देखते रहना है, प्यार करते रहना है, तो आप तुरंत बोर हो जाएंगे। तो प्रेम का मतलब ये नहीं है कि आप किसी को पा जाएं और हमेशा के लिए पा जाएं, तब भी वो प्रेम मिट जाता है। अर्थात आप अपने प्रेमी के पास जाते हैं और फिर आप दूर भी हो जाते हैं, अर्थात दूर भी जाते हैं पास आने के लिए, और पास भी आते हैं तो दूर जाने के लिए। अर्थात यहाँ पे किड्स ये कह रहा है कि जो सोसाइटी में क्या होता है, प्रेम प्रेमिका ये सब मिलते हैं आपस में,
उसके बाद डिजायर कंज्यूम करते हैं और उसके बाद उनका प्रेम जो है वो खत्म हो जाता है। लेकिन जो आर्ट में, जो अर्न में जो प्रेम नजर आ रहा है, क्योंकि वो कभी एक दूसरे से मिलेंगे नहीं तो कभी वो खत्म भी नहीं होगा। अ बर्निंग फोरहेड एंड पार्चिंग टंग, और मनुष्य का जो फोरहेड अर्थात तनाव और चिंताओं से भर जाता है, और जो टंग है वो ड्राई हो जाती है, पार्किंग हो जाती है, अर्थात वो सूख जाती है, उसके बोलने की, समझने की क्षमताएं धीरे धीरे खत्म हो जाती हैं। स्टैंजा 4 में आते हैं। Who are these coming to the sacrifice? To what green altar, O mysterious priest? Least thou that heifer lowing at the skies, and all her silken flanks with garlands dressed? What little town by river or seashore, or mountain built with peaceful citadel, is emptied of this folk, this pious mourn, and little town thy streets for evermore will silent be, and not a soul to tell why thou art desolate can ever return। स्टैंजा 4 को फ्रेंड्स हम समझने की कोशिश करते हैं। हु आर दीज कमिंग टू द सेक्रीफाइस। अब जो नेक्स्ट चित्र वो फ्रेंड्स देख रहा है कलश में, वो देख रहा है कि उस सेक्रीफाइस के लिए कौन यहाँ पे आ रहे हैं, रिलीजियस ऑफरिंग के लिए। टुवर्ड ग्रीन ऑल्टर, किस पूजा की जगह पे वो जाना चाह रहे हैं। ओ मिस्टीरियस प्रीस्ट, वो कौन सा मिस्टीरियस प्रीस्ट है। लीज दाउ दैट हाइपर, जो यंग काउ को वहां लेकर के जा रहा है। लोविंग कैन लोइंग एट द स्काई, और जो काउ जो है वो साउंड कर रही है आकाश की तरफ देख करके। एंड ऑल हर सिल्कन फ्लैंक्स, जो सॉफ्ट साइड्स है, सिल्कन फ्लैंक्स मीन्स फ्रेंड्स सॉफ्ट साइड्स विथ गार्लैंड्स ड्रेस्ड, और जो फ्लावर्स से डेकोरेट किए गए हैं, वो जो दृश्य वहां पे दिखाई पड़ रहा है। व्हाट लिटिल टाउन बाय रिवर, वो किस टाउन में जा रहे हैं, क्या किसी नदी के किनारे है, या सी शोर, या किसी सागर के किनारे है। और माउंटेन बिल्ट विथ पीसफुल सिटाडेल, या किसी फोर्ट में जा रहे हैं, माउंटेन के पहाड़ को खोद करके काट करके कोई जगह बनाई गई है, वो कहाँ जा रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसमें भी एक 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 मिस्ट्री है। यही तो निगेटिव कैपेबिलिटी का कितना खूबसूरत एग्जाम्पल है कि पोएट स्पष्ट नहीं बता रहा है इस इमेज के जरिए कि वो कहाँ जा रहे हैं। अर्थात पोएट इज नॉट इंटरेस्टेड टू मच ऑन व्हाट प्लेस दे आर गोइंग, वो कहाँ जा रहे हैं। मतलब वो डाउट ये बना हुआ है, ये क्लैरिटी नहीं है कि वो कहाँ जा रहे हैं, तो एक क्वेश्चन उभर करके आ रहा है, राइट। तो निगेटिव कैपेबिलिटी मतलब आप किसी कंक्लूजन पे नहीं जाते हैं, आप कोई फिक्स्ड नॉलेज की तरफ नहीं जाते हैं। तो खूबसूरत एग्जाम्पल निगेटिव कैपेबिलिटी का। इज एम्पटीड ऑफ दिस फोक दिस पायस मॉल एंड लिटिल टाउन, और ये जो लोग हैं खाली हो गए हैं इस मतलब टाउन में। दिस पायस मोल, इस सुबह 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 सब कहाँ के लिए निकल रहे हैं टाउन को छोड़ करके। एंड लिटिल टाउन, छोटा सा टाउन है। दाई स्ट्रीट्स फॉर एवर मोर विल साइलेंट बी, इसलिए क्योंकि लोग चले गए हैं तो ये जो गलियां हैं ये शांत रहेंगी, जा रहे हैं। एंड नॉट अ सोल टू टेल, और कोई बताने के लिए भी नहीं बचेगा। वाई दाउ आर्ट डिसोलेट, कि तुम ये खाली जगह क्यों हो गई है, लोनली क्यों हो गई है। कैन एवर रिटर्न, वो वापस आएंगे भी कि नहीं आएंगे। तो यहाँ पे भी देखिए फ्रेंड्स, कोई कंक्लूजन नहीं है कि कहाँ वो गए हैं, कहाँ से आएंगे कि नहीं आएंगे। तो ये जो है नेक्स्ट स्टेंजा की तरफ हम आते हैं, स्टेंजा 5। ओ एटिक shape fair attitude with bread of marble, men and maidens overwrought with forest branches and the trodden weed. Thou silent form dost teach us out of thought, as doth eternity cold pastoral. When old age shall this generation waste, thou shalt remain in midst of other who thine ours a friend to mine, to whom thou sayest, beauty is truth, truth beauty, that is all new on earth and all ye need to know। बड़ी खूबसूरत जो है इसकी एंडिंग में फ्रेंड। तो लास्ट स्टैंजा को हम देखते हैं। ओ एटिक, मतलब ये जो एंशियंट ग्रीक जो जो शेप है, जो बना हुआ फेयर एटीट्यूड में विथ ब्रेड, जो विवन पैटर्न इसका है, जिस तरह से इसकी मतलब वो चित्र में जो ये नक्काशी की गई है,
ऑफ मार्बल मेन एंड मेडन्स ओवरवrought। ये जो संगमरमर के में का जो चित्र है, ये जो मेन है, मेडन्स हैं, जो लड़कियां हैं, आदमी हैं, मच डेकोरेटेड मतलब ओवरवrought मतलब इतने सजे हुए दिख रहे हैं, विथ फॉरेस्ट ब्रांचेज और जंगल में ये जो ब्रांचेज हैं, एंड द ट्रॉडन वीड अर्थात झुकी हुई जो जो घासें हैं, जो वीड हैं, दाउ साइलेंट फॉर्म इतना जो शांत जो रूप है, डस्ट टीज अस आउट ऑफ थॉट। तो हमें ये कंफ्यूजन पैदा कर रहा है हमारे विचार में कि आखिर ये दृश्य क्या डिनोट कर रहे हैं। एज डथ इटर्निटी, जैसे कि जो एंडलेस टाइम है, जहाँ टाइम कभी खत्म ही नहीं होगा, अर्थात जो इटर्निटी है। कोल्ड पास्टोरल, ये जो सिंपल कंट्री सीन है, ये उभर के नजर आ रहा है। व्हेन ओल्ड एज शैल दिस जनरेशन वेस्ट, तो ये जो हमारी जो जनरेशन है, जो ह्यूमन जनरेशन है, क्या होगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगी, एक समय के बाद खत्म हो जाएगी, क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स आर मॉर्टल, दाउ शैल रिमेन। लेकिन ये जो चित्र है, ये जो 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 आर्ट है, ये परमानेंस है, ये मौजूद रहेगा इन मिड्स ऑफ अदर वुड, अर्थात एक तरफ संसार रहेगा, दुख दुख का संसार, सफरिंग का संसार, पेन का संसार। अब एक तरफ ये जो आर्ट है, जो परमानेंस का है, जहाँ ब्यूटी है, जहाँ ट्रूथ है, जहाँ कोई डिके नहीं है। Thine ours, a friend to man to whom thou sayest, मतलब हमारी जो दुनिया है, जहाँ हम हमारे फ्रेंड होते हैं और हम एक दूसरे से बातें करते हैं, किसकी बातें करते हैं, जो हम समझ जाते हैं कि ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी दैट इज ऑल नो ऑन अर्थ। तो मतलब दुनिया में, संसार में कोई चीज सच है तो वो सुंदरता ही एक सच है। एंड यही सबसे इम्पोर्टेंट जो हम कह सकते हैं रहस्य है, जिसे हमें समझना है। वी नो ऑन अर्थ, धरती पे समझने की जरूरत है। एंड ऑल यू नीड टू नो, बस यही जानना है। अर्थात मनुष्य को, ह्यूमन बीइंग्स को, हमें क्या जानना है और हमें क्या समझना है कि ब्यूटी क्या है, वही ट्रुथ है। तो ब्यूटी ट्रुथ क्यों है फ्रेंड, क्योंकि जो ब्यूटी क्या है, जो इटर्नल है, जो आर्ट में है, जो कभी खत्म नहीं होती, जो इमेजिनेशन में है। लेकिन जो रियल में जो फिजिकल ब्यूटी है, वो डिके होती है। तो यहाँ जो ब्यूटी की बात किड्स कर रहे हैं, वो आर्ट की ब्यूटी की बात कर रहे हैं, जो कि परमानेंस में है। तो ये इम्पोर्टेंट फ्रेंड्स कोड हमारा कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में ज़रूर आया होगा, और निश्चित तौर पे ये आपको वीडियो बहुत हेल्प करेगा। कोई भी एग्जामिनेशंस में आप जाएंगे तो एक इम्पॉर्टेंट कोड है। और फिर इसमें आप कहूँगा, नेगेटिव कैपेबिलिटी का वो मेरा वीडियो ज़रूर आप देखिएगा, उससे आपको जो जॉन कीट्स के सारे कोड्स समझने में मदद मिलेगी कि एक्चुअली में नेगेटिव कैपेबिलिटी क्या है। और ओड ऑन अग्रेशन लर्न, इस तरह से ये हमारा ओड फ्रेंड्स समाप्त होता है। और फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने फिर मैं उपस्थित होऊंगा। और फ्रेंड्स बहुत बहुत धन्यवाद इस लेक्चर को देखने के लिए, वीडियो को देखने के लिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि टीजीटी पीएचडी का सारा सिलेबस मैं आपको कवर करूँगा, वो भी फ्री में। आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं, विश्वास करिए। मैं खुद अपने एक्सपीरियंस से जो मेरे रहे हैं पीजीटी 2020 में, जो मैंने खुद दिया था, मैं टॉपर रहा हूँ, थर्ड रैंक मेरी रही है इंग्लिश में। तो मैं अपने पूरे एक्सपीरियंस को झोंक दूंगा आपको ये एग्ज़ाम क्रैक कराने में। ओके फ्रेंड्स, तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। थैंक्स फॉर वाचिंग।